नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये 50 क्वेश्चन उन चैप्टर्स से लिए गए हैं जिन चैप्टर्स को मैं आपको हिंदी के वीडियो कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका टेस्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वहाँ पर कि ये सरप्राइज टेस्ट होगा आपका। इसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, अव्यय, समास और वर्णमाला नाम के चैप्टर से। तो इन चैप्टर्स का आपका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आई थिंक आप लोग तैयार हो। कमेंट करते जाना, जैसा ही क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाद में मैं आपको आंसर सहित एक्सप्लेनेशन तो बताऊंगा ही। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हिंदी का ये वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो आप। यूपीएसआई, एएसआई, इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, उसका अगर आप कंप्लीट हिंदी में 100% स्कोर करना चाहते हैं उसमें, तो आप इस वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से द्वितीय प्रेरणा को छांटिए। देखिए, क्रिया के टाइप में मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बताया गया था कि किस किस प्रकार की प्रेरणा होती है, प्रथम प्रेरणा, द्वितीय प्रेरणा। तो इसमें से आपको बताना है कि द्वितीय प्रेरणा कौन सी है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें द्वितीय प्रेरणा यूज किया गया है। तो फटाफट आंसर कीजिए। वह चल सकता है, गीता ने मुझसे फ़ोन करवाया, बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो द्वितीय प्रेरणा है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा में अंतर मैंने आपको यही बताया था। प्रथम प्रेरणा मतलब कि कोई जो व्यक्ति है वही प्रेरित कर रहा है किसी को कोई काम करने के लिए। लेकिन जो द्वितीय प्रेरणा है उसमें क्या होता है कि पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे से कोई काम करवा रहा है, तो वो हुई द्वितीय प्रेरणा। ठीक है, जैसे गीता ने मुझसे फ़ोन करवाया, तो गीता है उसने मुझसे कोई काम कराया है, किसी दूसरे पर्सन से कोई काम करवाया है। अगर यहीं पर गीता ने कोई काम किया होता तो वहाँ पर हो जाता प्रथम प्रेरणा, लेकिन गीता ने मुझसे फ़ोन करवाया है, इस वजह से यहाँ पर द्वितीय प्रेरणा होगी। अगला क्वेश्चन, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है। देखिए कौन सी संज्ञा है इसमें, बहुत ही ईजी है, फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, गुच्छा जो हुआ, पुंज हुआ, ढेर हुआ, श्रृंखला हुआ, ये सभी समुदायवाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक तो संज्ञा होगी नहीं, कोई भाव तो निकल नहीं रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ के होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ध्यान रखिएगा, कोई ठोस हो, कोई द्रव हो, कोई गैस हो। इन सब का अगर इन सब की बारे में बात की जाए, संज्ञा के इस टाइप की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर द्रव्यवाचक होता है। समुदायवाचक यानी कम्युनिटी वाचक, जहाँ पर कोई ग्रुप हो। तो देखिए गुच्छा भी ग्रुप है, पुंज भी, ढेर भी, श्रृंखला भी, ये सभी ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा होगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है। क्रिया चैप्टर का ये क्वेश्चन है। बताइए संज्ञा और विशेषण के साथ अगर क्रिया को जोड़ दिया जाता है तो वो कौन सी क्रिया बन जाती है। देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया दोस्तों ऐसी क्रिया होती है जहां पर संज्ञा, विशेषण या फिर सर्वनाम अगर ऐसी कोई क्रिया जोड़ने से बनती है। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया था आपको। एक बताया था हथियाना, हथियाना, ठीक है, हथियाना। एक बताया था अपनाना। देखिए अपनाना, अपनाना में अपना जो है वो सर्वनाम है, हथियाना में हाथ जो है वो हो गया संज्ञा। ठीक है, इसके साथ ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें संज्ञा, विशेषण या फिर सर्वनाम जो हो वो क्रिया के रूप में, उनको क्रिया से जोड़ने से जो क्रिया बनती है वो हो जाती है नाम धातु क्रिया। अगला, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक नहीं है। देखिए इसमें आई 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 सभी तरफ लास्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें अलग अलग है। जिसमें भाव निकलता है वही भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे लड़ाई, लड़ाई में लड़ाई का भाव आ रहा है। चतुराई, चतुराई में चतुराई का यानी क्लेवर का यानी चतुर होने का भाव आ रहा है। उतराई, उतराई में भी उतरने का वो आ रहा है, भाव आ रहा है। लेकिन मिठाई, मिठाई किसी मिठाई के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ से कोई भाव नहीं आ रहा है। अभी यहीं पर मिठास होता, मिठास,
तो मिठास जो होता है वो भाव होता है। क्लियर? तो भाववाचक संज्ञा मिठास होगा इसका। मिठाई जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। देखिए ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की या किसी वस्तु की किसी भी संज्ञा की जाति के बारे में बात हो, जैसे लड़का। अब लड़का में कह दें, लड़के के बारे में अगर बात की जा रही है तो पूरे लड़के समाज के बारे में बात हो रही है, लड़का कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लड़का जाति के बारे में बात हो रही है, उसमें कोई भी लड़का हो सकता है, जैसे लड़की बोल दिया गया, ठीक है। अगर किसी एक खास लड़के के बारे में बात किया जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन, तो ये सभी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन अगर लड़का है, लड़की है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे जातिवाचक। मिठाई हो गया तो ये जातिवाचक हुआ। अगला ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, ये वर्णमाला चैप्टर से है ए। वर्णमाला में मैंने आपको क्या बताया था? वर्णमाला में आपको याद हो, लास्ट में मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वो मास्टर चार्ट था। ये देखिए, इस चार्ट में क्या था, आपको सब कुछ इसमें बता दिया गया है कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कंठ तालु ये कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ जो है, इससे इतने निकलते हैं। फिर उसके साथ जो स्वर हैं इनको भी जोड़ा गया था, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जहाँ पर दो उच्चारण स्थान होते हैं, यूज किए जाते हैं, जैसे कंठ तालु। यहाँ से ए और ए अगर आप बोलोगे तो कंठ और तालु दोनों का संयोग होता है। कंठ और होष्ठ ओ और औ को बोलने के लिए यूज होता है। वहीं पर दंत और होष्ठ जो है ये व को बोलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको आपको समझाया गया है वहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर। इसको तो लास्ट में मैंने आपको पेज दिया था, ये मास्टर पेज है जिसमें एक ही पेज में आपको सारे के सारे वर्ण दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन ए के बारे में पूछा गया था, ठीक है। ए के बारे में, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य होगा। तालव्य को ही तालु कहा जाता है, ठीक है। तो कंठ और तालु से ए और ए निकलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब अभी मैंने आपको बताया, जो पूरी की पूरी जात के बारे में बात की जा रही हो। देखिए, कामायनी, कामायनी तो रचना है एक, ठीक है। और डॉक्टर, डॉक्टर जात के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सुशील किसी के एक का नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। बचपन, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर जो होगा यही है जातिवाचक संज्ञा। ये पूरी पूरी डॉक्टर जात की, डॉक्टर समाज के बारे में बात हो रही है। अगला है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, देखिए व्यंजन जब आपको पढ़ाया गया था तो इसमें आपको बताया गया था बेसिकली ये होते हैं 5 प्रकार से, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो होता है ये सबसे बड़ा व्यंजन यही होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसी में व्यंजन आते हैं, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के बारे में आपको बताया गया था ना, का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो 5 होते हैं, 5 × 5 होते हैं, तो ये टोटल 25 जो होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये सभी अंतस्थ व्यंजन हो गए। और तीसरा जो आपको बताया गया था वो था दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिसमें ये तीनों स जो बचते हैं, स, श, श और ह, तीनों स, तीनों प्रकार के स, ठीक है, और ह, ये हो जाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। एक और मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन, जो किसी 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो ये हुआ था संयुक्त व्यंजन। एक और होता है द्विगुण व्यंजन वगैरह, जिसे उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं यहीं पर जो स्पर्श व्यंजन पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन में देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, इन सभी में जो आते हैं वर्ण, अगर उसके अंतर्गत कोई आता है, इसमें दिख रहा है आपको, तो वो होगा स्पर्श व्यंजन। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल, च, छ, ज, झ, देखिए च वर्ग में ही च के बाद छ जो आ जा रहा है यही है स्पर्श व्यंजन। बाकी जो स है, ये स मैंने आपको बताया था तीनों प्रकार के स जो होते हैं, स, श, श और ह, ये तीनों जो है, ये चारों जो हैं ये हो जाते हैं, ये कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसको बोलने के लिए हमें स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बाकी बचा ल जो होता है, इसे मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, य, र, ल और व। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यही है स्पर्श व्यंजन। और किस वर्ग में आ रहा है? च वर्ग में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह में कौन सा सर्वनाम है? किसी को एक को इंगित करके बोला जा रहा है, ठीक है, किसी को संकेत करके बोला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी को संकेत करके बोला जाए तो वहाँ पर संकेतवाचक या निश्चयवाचक होता है, ठीक है। सर्वनाम वाले चैप्टर में है ये, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए
अगला, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? देखिए संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन अभी मैंने आपको बताया, संयुक्त स्वर भी होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए संयुक्त स्वर दोस्तों होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये जो होते हैं ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। तो इसमें देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, ए मिल गया और औ मिल गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक ह्रस्व स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि जो छोटा आप लोग कहते हो वो होता है ह्रस्व स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ठीक है, और री। और अगर वहीं पर बड़ा आ या कहें आ, ई, ऊ हो, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मिल गया सी ऑप्शन में संयुक्त स्वर। अगला, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, फटाफट कमेंट कीजिए क्या है ये। क्या आपको इससे इसका संबंध, इस वर्ड का, इन दोनों वर्डों का इससे संबंध नहीं दिख रहा है? संबंध दिख रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सर्वनाम जो संबंध स्थापित करता हो, ठीक है, किन्हीं 2 सेंटेंस में या 2 शब्दों में, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक में कर्मधारय समास नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, एक पद विशेष से एक विशेषण होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तुलना की जा रही है। मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है, मृग के समान नयन, यहाँ भी तुलना की जा रही है। दोपहर, दोपहर देखिए, 2 पहरों का समूह, 2 पहर, ठीक है, दूसरा पहर, तो यहाँ पर संख्यावाची आ गया। अगर पहला पद संख्यावाची आ जाए तो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो इसमें देखिए कर्मधारय समास नहीं होगा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो इसलिए इनमें से कौन से ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है? दोपहर में नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वह किधर गया शब्द में, वाक्य में किधर शब्द क्या है? किधर, देखिए ऑप्शन नजर डालिए, क्या ये विशेषण है? नहीं। क्या ये कालवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं। क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बिल्कुल सही, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास, देखिए पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो, ठीक है, तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए अतिथि अर्पण, अतिथि अर्पण में क्या होगा? अतिथि को अर्पण। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, ठीक है। दिनानुदिन, दिन के बाद दिन, तो इसमें सब में आपको इसमें अव्ययी भाव समास नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए कामे से दिख रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर अनुभवजन्य, अनुभव जो है, अनुभवजनित, ये जो शब्द है ये हो गया अव्ययी भाव समास। पहला पद जो हो समास का अगर अव्यय हो और उसी पद को प्रधानता दी जाए, मतलब बिना उसके अर्थ जो हो वो दूसरा हो जाए, जैसे कि प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है, तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक, नाटक जो शब्द है इसको विशेषण में कन्वर्ट करना है। तो विशेषण यानी कि इसको ऐसा शब्द बना देना है कि जैसे ये किसी शब्द की विशेषता बता रहा हो, ठीक है, किसी की विशेषता के रूप में हो। तो नाटक को अगर नाटकीय कर दें हम, नाटकीय कर दें, तो नाटकीय जो होगा ये शुद्ध रूप में विशेषण का कार्य कर रहा है, ठीक है। नाटक का शुद्ध विशेषण शब्द क्या होगा? नाटकीय, ठीक है। चलिए अगला, कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता में बताइए कौन सा समास है इसमें? देखिए तत्पुरुष तो है, कर्तव्य परायणता तत्पुरुष समास तो होगा, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्पुरुष है। तो देखिए कर्तव्य में परायणता, इसका विग्रह करेंगे तो कर्तव्य में परायणता, तो में और पर आता है तो क्या हो जाता है? में और पर आता है तो क्या होता है? अगर आप तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको कारक और चिन्हों के बारे में बताया था, ठीक है। कारक चिन्हों में ही आपको बताया गया था कि उसमें तत्पुरुष समास कैसे कारक चिन्हों में यूज आते हैं और तत्पुरुष समास में कैसे वेद होते हैं। तो उसमें अधिकरण जो आता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए, अपादान से संबंध का किकेरा रिदे, और अधिकरण, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में आ जाता था। तो अधिकरण को अगर आप शुरू से गिनेंगे तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होगा। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष होता था। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष भी इसे कह सकते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? देखिए परिमाणवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जिसमें परिमाण की बात हो रही हो, परिमाण की। चलिए देखिए, खेल का मैदान लंबा है, कोई बात नहीं। पंकज अच्छा गायक है, नहीं होगा ये भी। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, नहीं होगा इसमें भी। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, देखिए ओले बहुत गिरे हैं, ओले की परिमाण कौन बता रहा है?
बहुत। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, तीर्थराज में कौन सा समास है? तीर्थराज, तीर्थराज में चलिए बताइए कौन सा समास है, फटाफट आंसर कीजिए। तीर्थराज में कौन सा समास है? तो तीर्थराज में देखिए दोस्तों, तीर्थ का राज, ठीक है, तीर्थ का राजा, तत्पुरुष समास। का में से आ जाए तो तत्पुरुष समझिएगा, और कारक और चिन्हों को अगर याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ पर हो सकता है। अगला, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए ढेर सारा मक्खन, देखिए मक्खन जो है वो ढेर सारा है, उसकी गणना नहीं की जा रही है। मक्खन जो है उसका परिमाण तो बताया जा रहा है, लेकिन कितना परिमाण है ये नहीं बताया जा रहा है। तो जब परिमाण बताया जा रहा है तो सबसे पहले तो हुआ परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन कितना परिमाण है, निश्चित है क्या निश्चित है? तो अनिश्चित है ना। ढेर सारा में कितना सारा, बहुत सारा हो सकता है, हमारा ढेर सारा ज़्यादा हो, आपका ढेर सारा थोड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर होता कि 2 किलो मक्खन, ठीक है, तो 2 किलो मक्खन तो मतलब निश्चित है ना कितना मक्खन हुआ, तो फिर वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। अगला देखते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए लंबोदर, तो जैसा मैंने आपको बताया था समास वाली वीडियो में कि जैसे ही आप कोई नाम लेंगे, कोई समास लेंगे, अगर उसमें तुरंत अर्थात वाला, यानी किसी भगवान की या किसी की इमेज बस जा रही है, तुरंत आ जा रहा है नाम लेने पर, तो समझ जाइएगा वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर में लंबा है उदर, तुरंत आपके मन में आ जा रहा है नाम अर्थात गणेश जी, ठीक है। तो जब अर्थात आ जाए तो समझ जाइए बहुब्रीहि है, ठीक है, लंबा है उधर, तो यानी कि अर्थात गणेश जी। एक तरीका ये हुआ जी पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि लंबोदर जो है, ये जो शब्द है अगर ये कहीं पर यूज किया जा रहा है, अगर कोई सेंटेंस दे दिया गया है, मान लीजिए अगर सेंटेंस में ये देने पर अगर पूरा का पूरा जो पद है, ये पूरा शब्द जो है ये ही अगर विशेषण का काम कर रहा है तो फिर बहुब्रीहि होगा, ठीक है। अगर इस पद में जो हो वो विशेष एक पद हो या एक पद विशेषण हो या किसी की तुलना की जा रही हो तो वहाँ पर कर्मधारय होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था एंड में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर में, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो जैसे लंबोदर हुआ, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर गणेश जी के बारे में कहीं बात की जा रही है और लंबोदर यूज कर दिया गया, गणेश जी नहीं यूज किया गया, तो यानी जो पूरा का पूरा शब्द है वही विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अर्थ निकालना है। अर्थ निकालना मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि हिंदी में आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर तरीके से सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक सही ऑप्शन नहीं क्लिक कर पाएंगे। अगला, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जो है ये जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें कारक कौन सा है? देखिए कारक, ये अलग होने में कौन सा कारक होता है? आप पढ़िए कारक चिन्हों में, कर्ता ने, कर्म को, करण से जो है ये करण मतलब उपकरण, मैंने आपको बताया था करण मतलब उपकरण लगाइएगा। तो करण से जो है ये द्वारा के यूज में, यानी अगर किसी में बाई का यूज हो रहा है, बाई का, तो वहाँ पर करण वाला होगा। लेकिन करण से संपादान के लिए अपादान से अलग होने में, अगर यहाँ पर अलग होने में से का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान यानी कि जहाँ पर फ्रॉम का यूज हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, तो यहाँ पर फ्रॉम वाला आ रहा है यानी अपादान कारक आ रहा है, तो अपादान लगा दीजिए बी ऑप्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बाई के रूप में होता, जैसे कि मैंने चाकू से मारा, तो चाकू एक उपकरण के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर करण हो जाता है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें दोस्तों आपको डिटेल में बताई गई है। जो वीडियो कोर्स आया हुआ है आप उसे परचेज कर सकते हैं, और वीडियो कोर्स 199 में है, हिंदी का वीडियो कोर्स है, पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट वीडियो भी है, यानी पहले आप थ्योरी वीडियो देखते हो, उसके जस्ट बाद आपका प्रैक्टिस सेट वीडियो भी रहता है, तो यानी आप उसका प्रैक्टिस भी कर लेते हो, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, हर एक डाउट क्लियर कराया जाता है। और आपका जैसे जब 5-5, 6-6 चैप्टर हो जाएंगे तो इसी प्रकार से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अगला, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। देखिए मेरे और उसके, तो यहाँ पर काकी के दिख रहा है ने, ठीक है, तो यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। मेरे और उसके मध्य में था, यहाँ पर संबंध भी ये तो आ रहा है। अगला, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान, फिर वही आ गया अपादान। अब आप लोग बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? चाकू से फल काटो, चाकू जो है ये उपकरण का काम कर रहा है और बाई का यूज यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर करण हो जाएगा, ठीक है, करण कारक।
हिमालय से, हिमालय यहाँ पर से कर लीजिए, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग होने में काम आ रहा है, यहाँ पर फ्रॉम वाला से होगा। जब फ्रॉम वाला से होगा यानी अलग होने वाला, तो यहीं पर अपादान हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी तीर से मारा, यहाँ भी उपकरण का यूज हो रहा है। मोहन से अब नहीं सहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ भी वो अलग होने में तो नहीं हो रहा है यूज। ठीक है, अगला सुकृत वर्ण से सुंदर है। सुकृति जो है यहाँ पर एक नाम है, वर्ण से सुंदर है। वर्ण मतलब समझ रहे हो, वर्ण मतलब समझ लीजिए एक गोरापन कह सकते हैं, कलर कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए कारक यहाँ पर अलग होने में तो कोई यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाई वाला यूज हो रहा है, तो बाई यानी कि करण कारक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? कारक के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए हैं। कारक चिन्ह को आप लोग पढ़िए तो वहाँ पर आ जाएगा संबंध काकी केरारी रे, तो संबंध यहाँ पर लगा दीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश, ए राकेश यहाँ पर देखिए संबोधन आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर संबोधन चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पर संबोधन होगा, तो संबोधन लगा दीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आप लोग कारक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए कारक अगर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो भी तैयार हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ पर फिर से को आ गया, को आ जाए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कारक चिन्ह बिल्कुल याद रखिए आप लोग। अगला, राम ने बाण से रावण को मारा, बाण से मारा है तो बाण जो है ये उपकरण का काम कर रहा है, करण कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब अलग है थोड़ा सा, इसमें देखिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी हो, तो कौन सा समास कहते हैं उसे? देखिए उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो कौन सा समास होगा? तो वो समास हो जाएगा कर्मधारय समास। जहाँ पर दोस्तों तुलना की जाती हो, या एक पद विशेषण या एक पद विशेष्य हो, या दोनों पद विशेषण हो या दोनों पद विशेष्य हो, या दूसरा पद विशेषण पहला पद विशेष्य हो, तो इस प्रकार में होता है कौन सा समास? इस प्रकार में हो जाता है दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? साप्ताहिक, साप्ताहिक जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? साप्ताहिक में देखिए, साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो 7 आ जा रहा है, 7 तो संख्यावाची हो गया। जब संख्यावाचक हो गया और संख्यावाचक हो गया तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा है संख्यावाचक? बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट लगा लीजिए, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो इसके बारे में भी आपको बताया गया है, तत्पुरुष समास के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प वध का सही विशेषण है? वध का सही विशेषण कौन सा है? तो वध का सही विशेषण कौन सा है? जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। वध मतलब वध्य, वध्य जो है ये सही विशेषण होगा। अगला, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, तो का में से आ जाए। सिंपल बेसिक तरीका पहचानने का, का में से ढूंढिएगा वरना कारक चिन्ह ढूंढ लीजिएगा। अगर आ रहा है इनमें से कुछ तो होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, समस्या संज्ञा के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषण क्या होगा? समस्या जो है ये संज्ञा है, इसके लिए विशेषण क्या यूज करेंगे हम लोग? बताइए, समस्या जो है इसके लिए क्या विशेषण जो होगा वो शुद्ध विशेषण होगा। जटिल समस्या आप सुने हैं ना, जटिल समस्या, बहुत जटिल समस्या है, तो जटिल जो है ये शब्द जो है ये यहाँ पर विशेषण जो है वो ठीक तरीके से बैठ रहा है, तो बी ऑप्शन आप लगा देंगे। ठीक है, कठोर समस्या तो कह नहीं सकते, कठिन समस्या शुद्ध होगा नहीं, स्थिति समस्या नहीं होगा सही से। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए विशेषण की दृष्टि से कहा गया है, यानी कि कहाँ पर विशेषण सही तरीके से लगाया गया है, इसकी दृष्टि से आपको बताना है। देखिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विशेषण की दृष्टि से आपको अशुद्ध चुनना है, तो यहाँ पर ये तो शुद्ध होगा। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति है वो बुद्धिमान है। माधुरी गुणवान नायिका है, नायिका की विशेषता गुणवान बता रहा है, ये भी ठीक है। चलो अगला, गुड़िया तेज चलती है। देखिए गुड़िया तेज चलती है,
यहाँ पर चलना क्या हुआ, चलना हुआ क्रिया, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण नहीं, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से कहा गया है, ना कि क्रिया विशेषण की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में कहा गया है, एडवर्ब के बारे में नहीं कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गुड़िया तेज चलती जो है ये अशुद्ध है विशेषण की दृष्टि से, ठीक है। ये क्रिया विशेषण की दृष्टि से सही होगा। बाकी अगला आप देखेंगे, अमित चतुर बालक है, तो बालक की विशेषता, ठीक है, चतुर है, ठीक है, चलेगा। विशेषण हमेशा वही होगा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, जबकि क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अगला, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन, प्राचीन, ये प्राचीन कर लीजिए। प्राचीन जो है शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन जो है ये क्या है, प्राचीन जो है कौन सा हो सकता है, गुणवाचक है, ठीक है। प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। आप लोग प्राचीन नाम से, प्राचीन शब्द से आप लोग कुछ दूसरा इतिहास वाला मत समझिएगा। प्राचीन मतलब समझिए पुराना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पुरानी गेंद है, ठीक है, पुरानी गेंद है, तो गेंद की विशेषता, गेंद का गुण क्या बता रहा है, पुराना है, ठीक है, तो गुणवाचक हो जाएगा। संख्या तो बता नहीं रहा है, परिमाण तो कोई बता नहीं रहा है, सार्वनामिक तो कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास क्या होता है जी, जिसका पहला वर्ड जो है, पहला वर्ण जो है वो संख्यावाची हो। देख लीजिए अब संख्यावाची कौन सा है, चौगुना, चौमासा, त्रिफला, ये सब में आ रहा है, पहला वर्ण जो आ रहा है वो संख्यावाची आ रहा है। लेकिन चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, इसमें तो संख्यावाची नहीं है जी, तो ये द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, आई होप, ठीक है। आपने अगर कोर्स की सारी वीडियो देखी हैं तो यहाँ पर एक वीडियो में आप बहुत अच्छे से सबका रिवीजन कर ले रहे हो एक साथ। चलिए अगला, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ किसी क्रिया के जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है। देखिए संज्ञा अथवा, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी शुरुआत मैंने आपको बताया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम, इनके साथ अगर क्रिया जुड़ती है तो कौन सी क्रिया बन जाती है, नाम धातु क्रिया, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला देख लेते हैं, हस्तलिखित शब्द में किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर भी दिया गया है, हाथ से लिखा, तो का में से मिल रहा है आपको, का में से। तत्पुरुष का बेसिक तरीका है का में से का दिख जाना। अगर का में से नहीं दिख रहा है तो आप लोग कारक चिन्हों पर नजर डालेंगे, का में से में ही आपको मैक्सिमम मिल जाया करेगा। तो यहाँ पर देखिए से मिल रहा है ना, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखे, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित निश्चयवाचक सर्वनाम को छाटिए। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चय या संकेत। देखिए अगर निश्चयवाचक दिया गया है तो इसका एक और नाम होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक इसलिए नहीं दिया रहता है क्योंकि उससे आप लोग पहचान जाओगे आसानी से। तो देख लीजिए कौन सा शब्द है जिससे संकेत हो रहा है। संकेत मतलब किसी को इंगित किया जा रहा है, ठीक है। तो यह जो आपको दिख रहा है, यह है किसी को इंगित करना, संकेत करना, तो इसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सर्वनाम है जो निश्चय, किसी को निश्चितता को प्रकट करता है, ठीक है। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए बनना चाहता हूँ, बनना भी एक क्रिया है, चाहना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो जब बनना और चाहना दो आ गया, जब दो क्रियाओं का संयोग हो रहा है, संयुक्त हो रही है, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है जी, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था। जब दो क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो रही हो तो वहाँ पर जो पहले वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाकर सो गया, तो खाना और सोना दो क्रिया हो गई, लेकिन पहले मैंने खाना खाया उसके बाद सोया हूँ मैं, ठीक है। तो खाने के बाद अगर सोया हूँ तो खाना जो हुआ ये पूर्वकालिक क्रिया हुई, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया तो जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए लगाई जाती है, जो जिससे सेंटेंस का अच्छा सा रूप आ जाए, ठीक है, अर्थ निकल जाए। ओके अगला क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार बहुत पूछा जाता है, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निजवाचक, एक होता है निश्चितवाचक जिसे मैंने अभी बताया संकेतवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है दोस्तों संबंधवाचक, और छठा होता है प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, ये सर्वनाम के टाइप बहुत पूछे जाते हैं। अगला, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और होष्ठ है। देखिए कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मैंने जैसे आपको बताया था, कंठ और तालु, कंठ और तालु से ए और ए आता है बोलते हैं हम लोग, और कंठ और ओष्ठ अगर पूछा जाए तो इससे ओ और औ बोलते हैं। ओ और औ जो है ये कंठ और
कंठ और ओष्ठ से है। तो यहाँ पर देखिए ओ तो है, ओ है और नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर तो आप लोग देख लीजिए। देखिए कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं और कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये सर्वनाम वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना कोई बनता ही नहीं है पेपर ही। संधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसके बिना भी नहीं बनता है। ठीक है, अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रस छंद में से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, कारक हुआ, क्रिया हुआ, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी इन सब की तैयारी किसी की भी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस कोर्स के बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी इतना कराया जाएगा, पहले कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा टाइम पर आपका, फिर प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसके बाद आपको डिटेल नोट्स दिया जाता है। डिटेल नोट्स से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको रिवीजन करना है, कभी क्विकली रिवीजन करना है, कोई चीज़ ढूंढना है, तो तुरंत आपको वीडियो नहीं देखना होगा, आपको जाना होगा पीडीएफ सेक्शन में और नोट्स ओपन कर लेना होगा। नोट्स से आप क्विकली रिवीजन कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से डिटेल नोट्स दी गई है। ओके, अगला, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अपने आप आ गया, अपने आप। जब यहाँ पर अपने आप आ जाए तो वहाँ पर समझिए निजवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अपने आप दिख गया आपको, अगर खुद ही दिख गया। ठीक है, मैं अपना खाना खुद ही बना लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना कपड़ा खुद ही धुल लेता हूँ, मैं अपने आप ही काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सभी अगर आ जाए शब्द तो निजवाचक होगा, जहाँ पर निजता प्रकट हो रही हो। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, मानव, इसका भाववाचक बनाना है। मानव का क्या होगा भाववाचक? मानवता। ठीक है, जिसमें भाव प्रकट हो रहा हो तो मानव का मानवता हो जाएगा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा क्या है? संज्ञा देखिए दोस्तों, कोई भी प्रकार का दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसका अगर कोई ना कोई नाम है तो नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है? क्रोध। क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा है। क्रोध जो है एक भाव प्रकट कर रहा है ना, क्रोध का भाव प्रकट कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, तो क्रोध की भावना को हम लोग क्रोध नाम दिए हैं तो वो हुआ भाववाचक संज्ञा। अगला, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्या आपको बताया गया था? स, श और स, ये जो 3 हैं उसके साथ ही ह, ये जो 4 वर्ण हैं इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। कारण ये है कि इनको हम लोग कहने में, बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, हमें तो इस वजह से ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए जी, इसमें कौन सा नहीं है? इसमें ग जो है, ग नहीं है। ग कहाँ पर आता है? आप लोग क वर्ण में देखेंगे, क वर्ग में देखेंगे, क वर्ग में तो क, ख, ग, घ और इंग्या। ठीक है, तो यहाँ पर क वर्ग में ग आपको मिल जा रहा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है। लड़का जो है ये दौड़ता है, इसमें रेखांकित शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का। लड़का क्या है जी? अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। ठीक है, ये एक जातिवाचक है। लड़का जात की बात हो रही है। लड़का हुआ, डॉक्टर हुआ, अध्यापक हुआ, ये पूरे जात की बात हो रही है, किसी एक कन्फर्म किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है दोस्तों 11। कितना? 11 होती हैं। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? पटना, मानव, वह, सुंदरी। देखिए वह जो है ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है? वह जो है ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। वह सर्वनाम है तो बाकी का देखिए आप लोग क्या देखेंगे? पटना, पटना तो आप जानते हैं बिहार की राजधानी। मानव, मानव किसी मानव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सुंदरी, सुंदरी। अब देखिए सुंदरी और सुंदर में अंतर है। सुंदर अगर हो जाता सुंदर नारी, ठीक है, सुंदर नारी हो जाता तो नारी की विशेषता सुंदर बता रहा है तो फिर यहाँ पर सुंदर विशेषण हो जाता है। लेकिन सुंदरी की बात हो रही है। ठीक है, किसी सुंदरी की बात हो रही है तो सुंदरी यहाँ पर नाम के रूप में यूज किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये अर्थ मत निकालिएगा। यहाँ पर सुंदरी नाम के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ भाई यहाँ भी वो संज्ञा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बी जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सोहन खेल रहा है, कौन सी क्रिया है? सोहन खेल रहा है, तो देखिए सोहन जो है वो खेल रहा है। ये इसमें कोई कर्म दिख रहा है आपको? क्या कर्म नहीं दिख रहा है? जब कर्म नहीं दिख रहा है तो ये सकर्मक तो होगा नहीं। सकर्मक नहीं होगा तो कौन सा होगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक कोई टाइप नहीं होता, अभी यही सकर्मक होता अगर कोई कर्म दिखता। ठीक है, जैसे सोहन क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट जो हुआ ये कर्म मिल जाता। तो अगर क्रिकेट कर्म मिल गया तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा सकर्मक में 2 टाइप्स होते हैं, एक कर्मक, 2 कर्मक।
देखते एक कर्म मिल रहा है कि 2 कर्म मिल रहा है। तो क्रिकेट खेल रहा है यानी एक ही खेल हो रहा है, ठीक है, एक ही कर्म मिल रहा है तो एक कर्मक हो जाता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर द्विकर्मक होता, कोई अगर 2 क्रिया हो रही है तो दो कर्म मिल रहा है तो द्विकर्मक हो जाता है, ठीक है। जैसे सोहन बैट से क्रिकेट खेल रहा है तो बैट और क्रिकेट ये 2 कर्म मिल गए, तो 2 कर्म मिल गए तो फिर क्या हो जाता, वहाँ पर द्विकर्मक हो जाता। फिलहाल यहाँ पर कोई कर्म नहीं दिया गया है तो हम लोग अकर्मक लगा देंगे। क्लियर। तो ये तो थे दोस्तों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस, जितने चैप्टर्स मैंने वीडियो कोर्स में आपको पढ़ाए हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेट। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। वीडियो कोर्सेज दोस्तों अभी ड्यू टू पैंडेमिक वीडियोस प्रॉपरली आ नहीं पा रही हैं, लेकिन आप लोग यकीन कीजिए कोर्स आपका टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप लोग बेफिक्र होकर के तैयारी करते रहिए। जैसे ही ये सिचुएशंस ठीक होती है तो वैसे तो आपको समझ लीजिए तो 2 से 3 वीडियोज़ पर डे मिलेंगी। और अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पहले हिंदी का कोर्स कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और जो प्रिपरेशन जिनका एग्ज़ाम में आने वाला है जल्दी। और इसके बाद एसएससी जीडी तो अभी आपका साथ साथ चलता ही रहता है। एसएससी जीडी में भी बहुत सारे आए हुए हैं वीडियो, आप भी उनको देख सकते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का, इसके साथ ही आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक ई बुक आई हुई है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा वीडियो कोर्स, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।